तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। रिसेंटली हमने 13th चैप्टर अपना फिनिश किया, एनसीईआरटी का 13th चैप्टर जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से था। उसको हम लोगों ने पढ़ा, अच्छी तरह से देखा, एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये हमारा 14th चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ना है हमें। इसमें इस चैप्टर का नाम ही है स्टैटिस्टिक्स। तो पहले आज जान लेते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इसमें होता क्या है और क्या पढ़ना है, क्या क्या बातें इसमें हैं और क्या क्या चीजें हमें हमारे कोर्स में है और क्या पढ़ना है, इसको जान लेते हैं पहले। तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसमें कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है इस ब्रांच में, इसको जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज। एवरेज। अब ये एवरेज हमारा दो तरह का होगा। हम लोग दो तरह का एवरेज निकालते हैं। ये आपके डे टू डे लाइफ में कई बार आता होगा। एवरेज, एवरेज बहुत कॉमन वर्ड है। एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज बता दीजिए, ऐसा डे टू डे लाइफ में कई जगह आता है। तो एवरेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा होता है एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो मैथमेटिकल एवरेज है क्या? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किसी भी सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ डाटा समझते हो? कलेक्शन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जहां कई तरह के डाटा अवेलेबल हो, वहां पर कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी आती है जो सबका प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है, और सभी गिवन डाटा जो होते हैं वो उसी के आसपास होते हैं। तो उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट्स का किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर मार्क्स अगर हमें स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं? मार्क्स का एवरेज निकाल के स्टडी करते हैं उस पूरी क्लास का, क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है? तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल जाती है जिसके हेल्प से हम पूरे क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं या पूरे क्लास को इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये क्लास कैसा होगा। जो एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होता है, ये पोजीशन को डिनोट करता है कि पोजीशन किसकी कहां होगी। तो कुल मिला के हमें दो तरह के एवरेज पढ़ रहे हैं। एक मैथमेटिकल एवरेज जिसको कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। और जो एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, इसमें दो तरह के एवरेज आते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मीडियन और दूसरे को कहते हैं मोड। ये पोजीशन बेस्ड होते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या है? जहां नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल हो और उसका स्टडी कर पाना इंडिविजुअली हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाए, तो वहां हम क्या करते हैं? अरिथमेटिक मीन का यूज कर लेते हैं और उन सभी नंबर ऑफ टर्म्स का सम करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। जो क्वांटिटी हमें मिलेगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, उसी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। मीडियन और मोड ये पोजीशन बेस्ड मैंने बताया। मीडियन किसको कहेंगे? जब हम नंबर ऑफ डाटास अगर हमारे पास होंगे और हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद अगर हम चेक करें कि इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो मिडिल में है, बीच में है, उसको हम कहते हैं मीडियन। और मोड होता है किसी भी नंबर ऑफ सेट ऑफ टर्म्स में या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कौन सा टर्म ऐसा है या कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जो बार बार आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। और इस पूरी स्टडी को, जिसमें हम एवरेज की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मोड, मीन और मीडियन तीनों को कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये।
केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ एक सर्कल हो, पूरा सर्कल का मतलब समझ रहे हैं, जिसके आसपास कुछ चीजें हों और उसके सेंटर में कोई एक हो, उसको सेंटर कहा जाता है। सेंट्रल, वहां जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आप बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सभी स्टेट्स उसके आसपास हैं और उन सबको गवर्न करने का काम करती है, सबको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो फॉरेन में कहीं भी जाएगी तो हमारी पूरी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगी और वो रिप्रेजेंटेशन हमारा करती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कह रहे हैं? मेजरमेंट मीन्स माप, टेंडेंसी मीन्स होता है स्वभाव, और सेंट्रल एक ऐसा मेजरमेंट जिसका नेचर कैसा हो? सेंटर में हो, यानी जिसके आसपास सभी टर्म्स हो। अगर एवरेज बता दिया जाए कि 5 है किसी नंबर का एवरेज या किसी डाटा का एवरेज, जैसे मान लीजिए आपके इंग्लिश में मार्क्स का एवरेज आउट ऑफ 10 अगर टेस्ट लिया गया तो 5 है। अगर हम किसी भी पर्सन से, इंडिविजुअल से ये बात कहते हैं तो उसके दिमाग में सीधा सीधा क्या आएगा कि कुछ लड़के 5 के आसपास, यानी कुछ 4 पाए होंगे, कुछ 6 पाए होंगे, कुछ 3 पाए होंगे, कुछ 7 पाए होंगे, लेकिन 5 के आसपास ही होगा। कुछ 5 से 2 ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, यही आपको इसका मतलब हुआ ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि जहां बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हो वहां पर एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबका रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में एक लीडर बना है, तो लीडर कोई भी गलती करता है क्लास का तो ऐसा माना जाता है कि ये क्लास अच्छा नहीं है, क्योंकि लीडर ही ऐसा है, क्योंकि लीडर पूरी क्लास का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। लीडर पूरे क्लास का क्या है? मीन का रोल वहां अदा करता है। क्या करता है? मीन बन के वो बैठा हुआ है, यानी पूरे क्लास का अर्थमेटिक मीन है वो। लीडर जो करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम जज करेंगे, हम आप जज करेंगे उसको कि ये क्लास कैसा होगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्टैटिस्टिक्स की? कई बार जब हम लोग कोई ग्रुप इवेंट करते हैं या कोई ग्रुप में स्टडी करते हैं तो वहाँ इंडिविजुअल एक एक बात का ध्यान रखना या एक एक चीज को स्टडी कर पाना संभव नहीं होता है। तब हमें एक ग्रुप स्टडी यानी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे हम किसी को अपनी बात को, अपने ग्रुप वाली पूरी स्टडी को समझा सकें। जैसे मैं अगर सपोज करिए क्लास 10th का क्लास टीचर हूँ और मुझे अपने एग्जाम में यानी हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स को बताना है अपने प्रिंसिपल से कि हमारे क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं इंडिविजुअली एक एक को नहीं बताऊंगा कि ये स्टूडेंट 90% पाया, ये 65 पाया, ये 20% पाया, ये 0 पाया, वो 85 पाया। अगर इंडिविजुअली जाके मैं 40 स्टूडेंट्स का वहां नाम रखूंगा और एक एक का मार्क्स बताऊंगा, तो पहले का जब मैं मार्क्स बता चुका हूँगा, जब 20 नंबर वाले का बता रहा हूँगा तो वो पहले वाले का भूल चुकी होंगी। तो ऐसे केस में हमें एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू बताना होता है जिससे पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो मैं इस केस में क्या करूंगा? सबके मार्क्स का मीन निकालूंगा और बता दूंगा जाके यहाँ कि हमारे क्लास का एवरेज 85% है। तो 85% अगर एवरेज में बताऊंगा तो वो कहेंगे कि अच्छा कहा जाएगा 85% एवरेज। लेकिन अगर मान लो हमारे क्लास का एवरेज मैं किसी से बताता हूँ कि 40% है हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज परफॉर्मेंस, किसमें? हाफ ईयरली एग्जाम में, तो क्या वो क्लास अच्छा कहा जाएगा? नहीं। तो इसी तरह से इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है, हर स्टेप पे पड़ती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे प्लान बनाती है, बहुत सारी स्कीम भी रिलीज करती है वहां से, जिसका बेनिफिट आपने देखा होगा कभी कभी हमें मिलता भी है, कभी नहीं मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि अपने गाँव में देखा होगा कि राशन कार्ड लोगों का होता है, तो कुछ लोगों का राशन कार्ड रेड कलर का होगा, कुछ लोगों का येलो कलर का होगा, कुछ लोगों का व्हाइट कलर का होगा। इसका क्या मीनिंग? और ऐसा राशन कार्ड 3 तरह का क्यों देती है गवर्नमेंट? तो पहले उससे एक सर्वे होता है, कोई भी प्लान या कोई भी स्कीम रिलीज करने से पहले एक सर्वे होता है। जो सर्वे करने वाले हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के होते हैं, उनका काम होता है डाटा कलेक्शन। वो गांव में डोर टू डोर जाते हैं और डेटा कलेक्ट करके ले आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एक सर्वे करने वाला आदमी आपके घर आता है और पूछता है आपके घर में पंखे हैं या नहीं है? हाँ नहीं में जवाब देना होता है। आपके घर बाइक है, कार है, आपकी पक्की मकान है, ये सारी चीजें वो नोट करके ले जाता है। और इस बेसिस पे गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड तय करती है
कि इतनी सुविधाएं जिसके पास होंगी उनको हम पुअर्टी लाइन के अबव रखेंगे, जिनके पास एग्जैक्टली यही सुविधा है उनको पुअर्टी लाइन पे रखेंगे, और जिनके पास इससे कम सुविधाएं हैं उनको बिलो पुअर्टी लाइन रखेंगे। तो इस बेसिस पे उसने 3 तरह का कार्ड बना दिया, राशन कार्ड। अब जो बिलो पुअर्टी लाइन है, गवर्नमेंट ने सोचा ये बहुत ही गरीब है, इनको फ्री ऑफ कास्ट हमें राशन देने की जरूरत है, या बहुत सस्ते रेट पे देने की जरूरत है और ज्यादा देने की जरूरत है। तो देखा होगा कि रेड जो कलर का कार्ड होता है उनको सस्ते रेट पे मिलता है, गेहूं चावल 1 रुपए या 2 रुपए किलो मिल जाता है। जो पुअर्टी लाइन वाले हैं यानी व्हाइट कलर वाले, उनको थोड़ा सा इनसे महंगा मिलता है, और जो एबव पुअर्टी लाइन वाले हैं, येलो कलर के कार्ड वाले, उनको नहीं मिलता है, उनको राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलता है, वो सिर्फ आइडेंटिटी है। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड कहां से की, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेल्प से। अगर उसके पास स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं होता तो उसे क्या पता चलता कि कितने लोग हमारे यहाँ गरीब हैं, नहीं पता चलता कभी। अभी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर एक आवास करके लोगों को मिल रहा है, हाउस मिल रहा है PMAY के नाम से, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कहते हैं। तो उसमें पहले क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है, लोग आते हैं डोर टू डोर चेक करके जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक आपका नाम ऑनलाइन हो जाता है, कितने नंबर पे आपको मिलना है, फिर जब वो बेनिफिट आता है तो आपको मिल जाता है, यानी आपको का मतलब कि किसी को जो जरूरतमंद है। तो वो सब काम कौन करता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। इतने बड़े गांव में, इतने बड़े शहर में उन लोगों तक पहुंच पाना, उन लोगों का नाम निकालना कैसे पता चलता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के हेल्प से। वहां पे क्या होता है, एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज ये होना चाहिए इनकम, इससे कम है एवरेज से इनका इनकम कि ज्यादा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है पूरा इंडियन गवर्नमेंट के पास। उसी का एक पार्ट हम लोग अभी क्लास 9th और 10th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने इसका बहुत सारा यूज देखा होगा। पहले तो ये क्या यूज है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पढ़ने का। हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेके पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो पहली बात तो ये है कि ये कुछ ग्रुप ऑफ डाटा को, यानी बहुत बड़े डाटा को एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, एक छोटे से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात, इसको समझना आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। इसको कई तरह से समझते हैं हम लोग, एक तो न्यूमेरिकली सॉल्व करके, ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं। इसमें कई तरह का ग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, कई तरह के ग्राफ आगे पढ़ेंगे। जैसे पाई चार्ट आपने पढ़ा होगा, एक सर्कल बनाते थे क्लास 8 में थे, और उसमें पार्ट के अकॉर्डिंग कितना किसका हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग इसमें एंगल बनाते थे, और फिर सेट करके दिखाते थे या लिख के दिखाते थे कि क्या है। आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा डेली एक उसमें आता है क्वेश्चन, किसी समस्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लो किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें एक नीचे लाइन लिखी रहती है, क्या आप किसान आंदोलन में किसान के साथ खड़े हैं। अब उसमें लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है हाँ, कहीं नहीं, फिर कहीं अनिश्चित लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, कुछ लोगों का सर्वे करते हैं वो लोग, कितने लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कितने लोग ना में जवाब दिए, कितने लोग कुछ जवाब नहीं दे सके, उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाता है, पाई चार्ट, सर्कल बनता है और उसमें लिख दिया जाता है। इस सर्कल को देख के एक ऐसा व्यक्ति जो 10th तक भी नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से समझ लेता है कि ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, समझ लेता है ना, वो आसानी से समझ लेता है। तो ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट या स्टैटिस्टिक्स का ये कमाल है कि वो एक अनपढ़ को भी मैथमेटिक्स समझा रहा है। आप लोगों में से कई लोग मैच देखते होंगे, इंटरेस्टेड होंगे मैच में, या वो बजट वगैरह का देखते हैं, निफ्टी वगैरह जो आता रहता है, शेयर मार्केट का वो ग्राफ बन के आता है। तो वो पहले हम चेक उस पर एग्जाम्पल दे देते हैं। जो मैच होता है तो उसमें हर 2 ओवर या 3 ओवर के बाद एक ग्राफ बन के आता है आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। इस पे ओवर लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है किसका ओवर, और इधर रन लिखा रहता है, और ऐसे पिलर्स बन के आते हैं उसमें। तो उस पिलर को देख के एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देख के बता देता है किसके ओवर में सबसे ज्यादा रन गया। वो देखता है किसकी हाइट ज्यादा है, इसके ओवर में ज्यादा रन गया। तो ये सोचिए कि जो अनपढ़ व्यक्ति को भी मैथ सिखा दे रहा है, समझा दे रहा है, समझा पा रहा है जो ब्रांच, वो मैथमेटिक्स का ब्रांच कितना इंपॉर्टेंट होगा।
आसानी से समझा देता है। जैसे अब यहाँ पे हम कह दें कि ये साइंस और मैथ के मार्क्स का हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मान लो दो कलर से हमने बना दिया, एक ब्लू कलर से ऐसे बनाया और एक रेड कलर से बनाया। अब पूछे किसमें परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर इसको मैथ्स कह दें और इसको साइंस कहते हैं। तो मैथ्स में अभी हमने पढ़ाया नहीं जबकि ये, लेकिन फिर भी आपने कहा मैथ्स में, क्योंकि ये ऊपर से जा रहा था। तो ये है इसका कमाल, ये स्टैटिस्टिक्स का कमाल कि बिना पढ़े आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आसानी से सब कुछ बता दे रहा है। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स, और इसलिए हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत है। तो हमारे सिलेबस में इस बार क्या क्या पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में, उसको पहले जान लेते हैं। तो पढ़ना है मीन, मोड और मीडियन, जो क्लास 9th में भी हमने स्टडी किया था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास 8 में भी आपने मीन, मोड, मीडियन पढ़ा होगा। तो वहां पे कुछ रॉ डाटा मिलते थे, 4-5 डाटा मिलते थे, या मैक्सिमम 10 डाटा होता था, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते थे, उसका मीन निकालना होता था। तो जब नंबर ऑफ डाटा कम थे, फाइनाइट थे, बहुत कम थे, 2, 4, 10 थे, तो वहां पे हम ये फार्मूला अप्लाई करते थे, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, आसानी से जोड़ देते थे। अब सोचिए कि अगर डाटा हमारे पास 1000 है, जैसे अगर हम कहें कि इस बेंच का, किसी एक बेंच के जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके मैथ के मार्क्स का मीन निकालो, तो आसानी से निकाल सकते हो। पूछोगे कितना पाए तुम तीनों से, और टोटल करोगे अपन नंबर ऑफ टर्म, कितने मार्क्स का हुआ उससे डिवाइड कर दोगे, या नंबर 3 स्टूडेंट का कर रहे हो तो 3 से डिवाइड करोगे, किसी दूसरे पैटर्न का अगर मीन निकालोगे। लेकिन अगर सोचो हम कह दें कि एक जाओ और बेलथरा रोड का पूरा सर्वे करो कि बेलथरा रोड में कितने लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपये पर मंथ से कम कमाते हैं, या एवरेज निकाल के ले आओ कि इनकी मंथली इनकम का एवरेज क्या है। तो अब बेलथरा रोड में कम से कम, या किसी लोकेलिटी में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, लखनऊ में चले जाओ, देवरिया में चले जाओ, बलिया में चले जाओ, कहीं भी अगर उस लोकेलिटी का नाम दे दे तो वहाँ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की आबादी रहती है। डोर टू डोर पहले जाएंगे आप, डाटा कलेक्ट करेंगे। अब अगर 1000 नंबर को भी जोड़ना हो तो ये आपके लिए डिफिकल्ट है, जोड़ना तो आता है आपको, लेकिन 1000 नंबर्स को जोड़ना है, टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में अब हमको ये फार्मूला हमारा यूजफुल नहीं होता है हमारे लिए। तो अब हम थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, जो क्लास 9th में सीखा था कि एक तरफ टर्म्स लिख देते हैं और उसके आगे कि वो कितनी बार आया। जैसे अगर हम इस पूरे क्लास का मार्क्स का एवरेज निकालना चाहें तो हो सकता है 5 मार्क्स पाने वाले 30 स्टूडेंट हो जो 5 पाए, 0 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट हो। तो हम 10 टाइम्स 0 लिखने से अच्छा है कि एक बार 0 लिख के उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। 5 मार्क्स पाने वाले अगर 30 है तो 5 के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें 30। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के भी हमने सीखा था कि कैसे निकाला जाता है अर्थमेटिक। अब उससे भी आगे अगर मान लो 1000 में आने लगे, 1000, 10,000 में आने लगे, तब क्या करेंगे? तो उसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप्ड डाटा, यानी ग्रुपिंग करेंगे डाटा का। जैसे अब बहुत ज्यादा अगर आ गया तो हम पहले क्या करेंगे? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, इस तरह से ग्रुपिंग कर लेंगे, 6 to 8, 8 to 10। अब हम देखेंगे कि 0, 1, 2 पाने वाले कितने थे, 0 या 0 और 1 मार्क पाने वाले कितने थे, उनका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिख देंगे, यानी कितने स्टूडेंट थे। फिर 2 और 4 के बीच में पाने वाले कितने थे, 4 और 6 के बीच में पाने वाले कितने थे। इस तरह से जब ग्रुपिंग करते आएंगे और इस तरह का इंटरवल मिलने लगेगा तो उसको हम ग्रुप इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप इंटरवल। तो अब हमें जो पढ़ना है मोड, मीन और मीडियन, वो ग्रुप डाटा के लिए ही पढ़ना है। इस तरह के क्लास इंटरवल टाइप के डाटा के लिए पढ़ना है। तो क्लास इंटरवल टाइप का जब डाटा होगा हमारा तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगा। कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के लिए उसमें से भी अब हम फार्मूला और बनाएंगे, और उसमें से 3 फार्मूला हम लोगों को पढ़ना था। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस बार 2020-21 में स्टेप डेविएशन मेथड हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड हमें पढ़ना है मीन के लिए, और फिर मीडियन और मोड भी पढ़ना है, सब उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है और कल से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, अपना एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे।